हेलो दोस्तों, जागरण जोश के चुनावी चर्चा एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हमने ये एपिसोड आप सबको अगर हमारी पुरानी वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने एक नया सीरीज चलाया है, जागरण जोश चुनावी चर्चा। इसमें हम लोग आपको जो इलेक्शन 2019 की जिस तरह से अभी होने वाला है और इसकी जिस तरह से नोटिफिकेशन आई है, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, अब जाके इसके लिए नॉमिनेशन पे स्टार्ट होंगे, इन सारी चीज़ों को भारत में चुनाव के सभी प्रारूप से आपको अवगत कराने के लिए, इसके सभी फैक्ट्स को बताने के लिए मैं आप सबके लिए ये चर्चा लेके आया हूं। जिसमें पहले वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि चुनाव भारत में क्या है, कैसे होता है, इसमें कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आज और उसके बाद मैंने कहा था कि हर स्टेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हर स्टेट की पृष्ठभूमि क्या रही है, इसका इतिहास क्या रहा है, वहाँ इलेक्शन का माहौल क्या रहा है, और आपने जो पहले जितने एमपी को भेजा है उस स्टेट से, उस एमपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा 5 सालों में। और परफॉर्मेंस हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे उनके एमपी लैड के, किस तरह से उन्होंने अपने उनका जो अपना सांसद निधि होता है, जो फंड होता है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया है, इस तरह में। तो आज का जो हमारा चर्चा होगा, जिस स्टेट पे हम लोग बात करेंगे, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर अगर देखें तो ये सबसे बड़ा राज्य है। और अगर पूरे विश्व में देखें तो इससे बड़ा जो है राज्य, अगर कोई राष्ट्र है तो वो सिर्फ है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। इसकी पॉपुलेशन अगर इन 4 को छोड़ दें तो बाकी विश्व में इससे ज़्यादा पॉपुलेशन कहीं भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल हो जाता है वो है लखनऊ, लेकिन जुडिशियल कैपिटल जो है वो है प्रयागराज, क्योंकि यहीं पे एक बेंच बैठती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच जो है, मेन बेंच है वो। इसीलिए अगर आपको पूछा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन है तो वो है लखनऊ, और अगर इसका जुडिशियल कैपिटल है तो वो है प्रयागराज, जिसका पहले का नाम था इलाहाबाद। अगर इस राज्य के बॉर्डर की बात करें तो इस राज्य के उत्तर में है उत्तराखंड, जो कि इसी उत्तर प्रदेश के से विभाजन करके बनाया गया था नया स्टेट। हिमाचल प्रदेश उत्तर में है, नॉर्थ में अगर इस तरह से हम देखें तो नॉर्थ में हो जाएगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हो जाएगा हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान दक्षिण में हो जाएगा मध्य प्रदेश, अगर साउथ की बात करें तो यहाँ हो जाएगा एमपी और छत्तीसगढ़, और अगर पूर्व की बात करें तो हो जाएगा बिहार और झारखंड। तो ये मैप है। अगर इसको मैंने माना है यूपी, तो इस हिसाब से आपको ध्यान पे रखना है। आपके स्टेट पीसीएस में जनरली ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 नवंबर 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, मुख्यतः जो पहाड़ी एरिया था उत्तराखंड, वहां से उत्तरांचल राज्य का निर्माण किया। इसके अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की बात करें तो अभी जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं वो है राम नाईक, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी के हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ये सभी बीजेपी से हैं, मुख्य सचिव हैं अनूप चंद पांडे, पुलिस महानिदेशक हैं ओपी सिंह। तो ये कुछ है जो आपको याद रखने चाहिए, ये सारे फैक्ट्स उत्तर प्रदेश के बारे में। अब शुरू करेंगे जो यहाँ का जो एक चुनावी प्रक्रिया है भारत में, और जिसमें उत्तर प्रदेश, तो उसमें कुल जो टोटल सीटें दी गई है, ये भारत में सबसे ज़्यादा सीट है यूपी की। और जैसा कि मैंने बताया कि यूपी के अलावा सिर्फ 2 ही स्टेट हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 7 चरण में 7 जितने भी यहाँ पे होंगे उसमें यहाँ पे इलेक्शन होंगे। तो लेकिन फिलहाल हम लोग अगर बात कर रहे हैं यूपी की, तो यूपी में कुल हैं 80 सीट, और इस 80 सीट में, यानी 80 सीट मतलब यहाँ से 80 आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सीधे सीधे पार्लियामेंट में आप भेजते हैं नियुक्त करके। इन 80 में से 17 सीट जो है रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है? शेड्यूल कास्ट के लिए। चूंकि यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई भी सीट यहाँ पे अभी तक रिजर्व नहीं है। 17 के 17 सीट जो है वो है एससी के लिए रिजर्व। अगर आप इसके कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 80 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दिया है। ये आप सबके लिए समझने की भी बात है कि कौन सा आप किस जगह पे रहते हैं, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं तब तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं जैसा कि मैं कहा था कि 17 रिजर्व सीट है, यानी 17 किन के लिए बताया था? एससी के लिए। अब देखिए
ये जो 17 सीट है जिसमें नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, ये नगीना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से जनरली मायावती जी जो हैं, जो कि बसपा की अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ते आई हैं। अब इस बार देखेंगे क्या कहाँ से लड़ती हैं वो। बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिख, मोहनलालगंज, इटावा, जलौन, कौशाम्बी, बाराबांकी, बहराइच, बंसगांव, लालगंज, मछली शहर और रॉबर्ट्सगंज, ये सारे जो 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो कि एससी के लिए रिजर्व है, यहाँ से एससी के प्रतिनिधि ही चुन के आते हैं। अब देखिए, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने 7 जो स्टेप में बोला कि हम लोग 7 चरण में इसका चुनाव करवाएंगे। अब जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण होने वाले हैं। अब पहला चरण के लिए तो 11 अप्रैल को इलेक्शन होगा। इस 11 अप्रैल के लिए इसी ने कब नोटिफिकेशन दिया है? इसके लिए जो नोटिफिकेशन दिया है वो दिया था 19 मार्च को। इस नोटिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया, इसके बाद अब इस जगह से जो भी फर्स्ट फेज में जहां जहां इलेक्शन होने वाले हैं, वहां के जो भी वहां पे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जो प्रतिनिधि के लिए खड़े होने चाहते हैं, वो यहाँ से अपना जो है नामांकन अब भर सकते हैं। तो पहले चरण में कहाँ कहाँ होगा देखिए, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो जनरली देखें तो ये वेस्टर्न यूपी का ही पार्ट लगता है जो कि पहले चरण में जाएगा। दूसरे चरण में जो है वो है नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी। इसमें से कुछ हैं जो रिजर्व सीट हैं। तीसरे चरण में मुरादाबाद, रामपुर, संबलपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, बदाऊं, औनला, बरेली, पीलीभीत। चौथे चरण में शाहजहांपुर, खेरी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जलौन, झांसी, हमीरपुर। छठे चरण में धारूहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबांकी, फैजाबाद, बहराइच, किशनगंज, कैसरगंज, गोंडा। छठे में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डोमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोई। और अंतिम जो होगा वो होगा महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बंसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंद्रौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। तो ये सारे हैं जो कि 80 के 80 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिनके जो इलेक्शन है वो 7 फेज में बांटे गए हैं। अब अगर देखें कि इस सभी जो 80 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम 2 इलेक्शन को कंपैरिजन करें 2014 और 2009 में, तो हम देखेंगे कि किस तरह से वहां पे अभी तक वोट का पैटर्न रहा, लोगों ने किस पार्टी को वहां पे सपोर्ट किया। अभी देखिए 2000 चुनाव जो कि लास्ट था, जिसमें बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 71, कांग्रेस को 2, समाजवादी पार्टी को 5, अपना दल को 2। वहीं बसपा या जो रालोद है, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, इन सबको कोई भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन 2009 का जो चुनाव था इससे पहले वो थोड़ा अलग था। वहां बीजेपी को सिर्फ 10 मिली थी, कांग्रेस को 22, समाजवादी पार्टी को 22, बहुजन समाज पार्टी को 20, राष्ट्रीय लोकदल जो आरएलडी है, अजीत सिंह इनके अध्यक्ष हैं, उनको 5, निर्दलीय 1 हुए थे। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि किस तरह से वहां पे एक सोशल चेंज हुआ है। लेकिन अब 2019 में क्या होगा ये तो अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब जब हम बात करेंगे कि 2019 में लोगों को किस तरह से वोट देना चाहिए, तो अगर एक आप देखें तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव के किस तरह का प्रदर्शन रहा, किस तरह की बात है उसके ऊपर, और इसको समझने का सबसे बड़ा पैमाना क्या हो सकता है कि इनके लिए जो एमपी लैड फंड है उसके बारे में, कि किस सांसद जो जिस क्षेत्र के सांसद हैं उन्होंने पिछले 5 साल में उनको जो पैसा मिलता है उन्होंने कितना खर्च किया उस पर। और उसके बाद हम इस बात पे पहुंचेंगे कि आपके कौन से सांसद जो हैं उनका अच्छा रहा है प्रदर्शन, कौन से बहुत अच्छा नहीं रहा, या तो किसी बात की चैलेंज होगी जिसके कारण वो खर्च नहीं कर पाए। तो ये जो बात होगी वो एमपी लैड की। एमपी लैड क्या है? सांसद निधि योजना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है। ये जो योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना होती है, जिसमें सांसदों को लोकसभा, राज्यसभा और जो मनोनीत होते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। कितनी दी जाती है प्रतिवर्ष? जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं उन्हें 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दी जाती है।
अब ये जो शुरुआत हुई थी एमपी लैड फंड की, वो हुई थी 23 दिसंबर 1993 को, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसे शुरू करवाया था। फरवरी 1994 तक एमपी लैड जो योजना थी वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर थी, समझिए इस बात को। लेकिन 1994 में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया। तो अब जो एमपी लैड फंड जिस मिनिस्ट्री से जाता है वो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अब अगर इसकी राशि के बारे में बात करें तो 93-94 में जब शुरू हुई थी तो मात्र 5 लाख पर सांसद थी। वहीं 1998-99 इसे बढ़ा के 2 करोड़ किया और अब इसे 5 करोड़ जो मैंने बताया। अब इस योजना के अगर राशि जो 5 करोड़ है ये कहाँ जाती है? ये तो एमपी के फंड में जाती है। ये जो राशि है ये सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में, ध्यान रखें, अपने संसदीय क्षेत्र में स्थानीय लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक हित के कार्यों, वो भी किसी इंडिविजुअल ने, ये होना चाहिए सोशल गुड के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, स्वच्छता हो, सड़क हो, लाइब्रेरी हो, या किसी भी ऐसे कार्य के लिए खर्च कर सकता है। इसमें भी एक जो है कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि ये जो एमपी हैं अपने फंड को कहाँ खर्च करेंगी, ये सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकते हैं। ये डायरेक्शन उन्हें डीएम को देना होगा और डीएम ये पैसा रिलीज करती है। तो इस पैसे का जो अल्टीमेट ऑनर हो जाता है वो डीएम एमपी के निर्देश पे ही पैसे खर्च करता है। सिर्फ कार्यों की सिफारिश तक ही रहती है और उसके बाद जिला प्राधिकरण जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कार्यों को मंजूरी दे, निष्पादित करे, निर्धारित समय अवधि के भीतर इसे पूरा करे। अब बात उत्तर प्रदेश के एमपी लैड फंड की। अब अगर 80 है तो सभी को अगर 25 करोड़ मिलेंगे। अब चूंकि इसमें सभी को 25 करोड़ नहीं, क्योंकि कुछ सांसद हैं जो बीच में चुन के आए, तो इसलिए अगर कुल राशि है 1995 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ने जो फंड रिलीज किया उत्तर प्रदेश के लिए 1777.50 करोड़ रुपए है। अभी जो फंड जो इंटरेस्ट के साथ था बाकी उनके पास, वो था 1846.11 करोड़ रुपए। एमपी ने इसमें से 1838.80 करोड़ रुपए का रिकमेंडेशन दिया कि ये खर्च होने चाहिए काम पे। अमाउंट सैंक्शन हुआ इसमें से 1728 करोड़ रुपए और 93 लाख रुपए। एक्सपेंडिचर जो जब इतना काम सैंक्शन हुआ, अभी तक जो खर्च हुआ है वो है 1552.73 करोड़ रुपए। जो परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन है, जितना सैंक्शन हुआ, जितना यूटिलाइज हुआ, उसका 87% नहीं हुआ। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 293 करोड़ रुपए लगभग अभी इस फंड के पैसे जो हैं उनके अकाउंट में बचे हुए हैं, जो कहीं 5 साल में ये खर्च नहीं कर पाए। क्या यूपी पूरी तरह से डेवलप हो गई है? क्या आपको लगता है कि वहाँ जो रिक्वायरमेंट थी वहाँ के लोकल लोगों की, वहाँ के बच्चों की शिक्षा की, हेल्थ की, घर की, वो पूरी हो गई? नहीं हुई। तो ये फिर पैसे बचे क्यों? जवाबदेही कहीं ना कहीं तो बनती है। और ये जवाबदेही कौन तय करेगा, कौन इसके बारे में फैसला करेगा? आप एक नागरिक हैं, आपको ये चीजें समझनी चाहिए। अगर ये लगभग 300 करोड़ रुपए के करीब बच गई है जो कि सरकार ने पैसे दिए कि आप खर्च करें, नहीं कर पाए। अगर 16वीं लोकसभा के मैं मेंबर की बात यहाँ पे अगर मैं आपके सामने एक डिटेल बताऊंगा, ये डिटेल कहाँ से आती है? ये गवर्नमेंट के स्टैट्स हैं, ये मेरे स्टैट्स नहीं है या कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं। ये एमपी लैड, आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, इतने करोड़ रुपए बचे हैं। अब अगर मैं यूपी के सभी एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके सारे स्टेट की बात करूं तो मैं आपके सामने बता सकता हूं कि किस किस सांसद ने बहुत अच्छा पैसा खर्च किया और किस किस सांसद ने बहुत कम पैसा खर्च किया। चलिए देखते हैं। अगर ये डिटेल है और इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे बढ़िया किन सांसदों ने पैसे खर्च किए, बेस्ट एमपी जिन्होंने पैसे खर्च किए कौन कौन है। देखिए, भरत सिंह है बलिया से, इन्होंने 25 करोड़ ही मांग जो है, जैसा कि मैंने कहा 5 करोड़ हर साल, तो 5 साल में 25 करोड़ मिले। सरकार ने 22.5 करोड़ रुपए लगभग दिए, लेकिन इन्होंने जो काम का रिकमेंडेशन दिया है वो दिया है 32 करोड़। देखिए अमाउंट हुआ है सैंक्शन इतना, एक्सपेंडिचर इतना, परसेंट ऑफ यूटिलाइजेशन और अनस्पेंट इतना। लेकिन आप इनके परफॉर्मेंस से ये लग रहा है कि इन्होंने काम करने में रुचि दिखाई। वही है हरिनारायण राजभर जो है घोषी से, इन्होंने 31.84 करोड़ रुपए का जो है अपना एक रिकमेंडेशन दिया। विनोद कुमार सोनकर है कौशाम्बी से 28.38 करोड़ रुपए का। हेमा मालिनी मथुरा से 27.33 करोड़ रुपए। जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से 27.25 करोड़ रुपए। और देखिए इसमें जो सबसे कम पैसा जो अनस्पेंट किसी के पास है तो वो है विनोद कुमार सोनकर कौशाम्बी के। वहीं जगदम्बिका पाल जी के हैं, उनके भी कम है।
और इन सब के देखिए कि इनके जो परसेंट ऑफ यूटिलाइजेशन है वो भी अधिक है। यानी इन सब ने अपने अपने एरिया में जो है डेवलपमेंट का काम करने में अभिरुचि दिखाई है। और वो एक नज़रिया होता है, एक आपका इंटेंशन होना चाहिए। तो वो जो अगर आप टॉप 5 एमपी को देखें तो ये टॉप 5 एमपी हैं जिन्होंने एमपी लेड फंड के लिए अच्छा रिकमेंडेशन दिया, पैसे खर्च करने के लिए गवर्नमेंट को, और जो जिला अधिकारी हैं उसे निर्देश दिया है। अब देखेंगे कि किन के एमपी लेड फंड सबसे कम खर्च हुए हैं। टॉप 4 में अगर देखें तो ये आते हैं साध्वी सावित्री बाई फुले हैं बहराइच से, और ये बहराइच जो है वो आरक्षित सीट भी है। उन्होंने जो है सबसे कम 9.93 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने फंड रिकमेंडेशन दिया। वहीं अशोक कुमार दोहरे हैं इटावा से, ये भी एक रिजर्व सीट है, 15.66 करोड़ रुपए का दिया। श्री मुकेश राजपूत हैं फर्रुखाबाद से, 16.4 करोड़ रुपए का दिया। और धर्मेंद्र यादव बदायूं से हैं, 16.9 करोड़ रुपए का दिया। और उस अनुपात में उन्हें सैंक्शन की गई और उस अनुपात में उनके कुछ अनस्पेंट हैं। लेकिन चूंकि आपके पास अगर 25 करोड़ रुपए हैं तो कम से कम आप इतने करोड़ रुपए का रिकमेंडेशन तो दे ही सकते थे, फिर भी नहीं हुआ। तो ये तो कम से कम हमें समझ में आ गया कि कौन से संसद ने बहुत ही अच्छा एमपी लैड के संबंध में उनका जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, काम किया है, और किनका उस लेवल पे नहीं हो पाया। हो सकता है आगे आने वाले समय में कर दें। लेकिन ये सब तो जनता के ऊपर है कि उन्हें ये सारे रिकॉर्ड्स को देखें, उन सारे रिकॉर्ड को समझें। और सिर्फ मेरे रिकॉर्ड नहीं, आप कहीं और से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद एक डिसीजन पे तो पहुंचा ही जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का यूपी स्पेशल ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको वहाँ के सारे डिटेल्स के बारे में बताया। अब जो हमारा एपिसोड 3 है उसका वो भी बहुत जल्द आपके पास आएगा किसी नए स्टेट को लेके। तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। इसे बहुत से अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे सभी स्टेट हैं, आपके भी स्टेट आएंगे जिनके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। अपने दोस्तों में भी बताइए और देखते रहिए जागरणजोश.com।